Hi guys, so this is Shivam Chabra, and today we start a new chapter that is lesson 4, an overview of CB ICDR regulations. ICDR is a short form of Issue of Capital and Disclosure Requirement Regulation 2018. इसको हम प्यार से ICDR भी बोलते हैं in a practical market. What is the learning object? Or learning objects is like कि ICDR को थोड़ा समझना है और some sort of types of issue of market, provision, draft, offer letter, whatever. ये सब ICDR में आ जाएगा. की कॉन्सेप्ट में क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, व्हाट आर द, ये हम समझेंगे. ये मैं एक्चुअली मॉड्यूल से ही आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और मीनवाइल मैं आपको आईसीडीआर का जो बेयर एक्ट है दैट रेगुलेशंस उससे भी थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी मैं आपको समझाने वाला हूँ जो इसमें कवर नहीं है. सो हम पहले एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, हाउ द कैपिटल मार्केट एंड द मनी मार्केट वर्क्स. उसके बाद हम इस मॉड्यूल पे आएंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इज डिफाइंड अंडर टू मार्केट. First is money market and second is capital market. अब कभी किसी को पैसों की जरूरत होती है, या तो वो मनी मार्केट में जा सकता है या कैपिटल मार्केट में जा सकता है. ओके, अगर वो मनी मार्केट में जाता है तो मनी मार्केट में उसका जो टर्म होता है सिक्योरिटीज या किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स का, वो होता है लेस इक्वल टू और लेस देन 1 ईयर, इक्वल टू और लेस देन 1 ईयर. तो ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए आपको डेट मिलता है. सो अगर किसी को ज़्यादा टाइम के लिए डेट चाहिए होता है या लोन चाहिए होता है या किसी टाइप का मनी चाहिए होता है जो पब्लिक से मिलता है, जो कंपनी के खुद पास नहीं होता है, तो वो जाएगा कैपिटल मार्केट. अब कैपिटल मार्केट में एक चीज़ होती है आपका फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में आपका क्या आ जाता है, बैंक्स आ जाते हैं, बैंक्स, एनबीएफसी और अदर लैंडिंग कंपनीज. ओके, सो अगर आपके पास दो इरादे हैं, या तो आप कैपिटल मार्केट में जाते हो, कैपिटल मार्केट में आप सीधा बैंक, एनबीएफसी और कोई ऐसा जो लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट है या कोई फिनटेक कंपनी जो आपको लोन देना चाहे, लाइक पेटीएम, सॉर्ट ऑफ फोन पे, जो आपको 5-5 लाख का लोन ऐसे देता है, तो आप कैपिटल मार्केट में जा सकते हो और उसका ड्यूरेशन भी मोर देन 1 ईयर होता है कैपिटल मार्केट. या तो फिर आप जा सकते हो सिक्योरिटीज मार्केट में. सिक्योरिटीज मार्केट मतलब आप कुछ टाइप की सिक्योरिटी इशू कर सकते हो पब्लिक को. इसमें इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स हो सकते हैं, इशू ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जिससे आप पैसा पैसा आप पब्लिक से आप ले रहे हो. तो दिस इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी मार्केट. अब सिक्योरिटी मार्केट में भी दो तरह के मार्केट होते हैं. इस प्राइमरी मार्केट और है सेकेंडरी मार्केट. जो हम लोगों ने अभी की कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट और व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी से खुद ही एक टर्म यूज होता है प्राइमरी, मतलब वो पहली बार, सब मैं विद टर्म्स ऑफ शेयर्स बोल रहा हूँ, वो जब पहली बार शेयर्स इशू करते हैं तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट. ओके, अब प्राइमरी मार्केट के भी दो पार्ट हो सकते हैं, आईपीओ और एफपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब सपोज करो रिलायंस अंबानी अभी तक अनलिस्टेड शेयर्स थे उसके, वो पहली बार मार्केट में उतरा और उसने 1000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए पहली बार, तो इट्स कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. सपोज आफ्टर 2 years उसने 1000 शेयर्स और निकाले, तो दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग. मतलब जब पहली बार लेके जाएगा वो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, दैट विल बी कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. अगर वो उसके बाद लेके जाना है, चाहे कितनी बार लेके जाए, सपोज करो उसके बाद वैसे वो 2 साल बाद लेके जाता है, दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज अ फर्दर पब्लिक ऑफरिंग. सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट. सो प्राइमरी मार्केट मतलब जो न्यू सिक्योरिटी मार्केट्स में आती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी मार्केट. एंड प्राइमरी मार्केट के दो कॉन्सेप्ट है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग. अंडरस्टूड?
अब सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जब ये जो सिक्योरिटी है, जैसे 1000 शेयर्स उसने रिलायंस ने निकाला था, और उसके बाद 1000 शेयर्स जहां वो ट्रेड होते हैं, ट्रेड अब ट्रेड का होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। ओके, तो जब स्टॉक एक्सचेंज में जब पब्लिक ट्रेड करती है, जो सिक्योरिटीज एक दूसरे से एक्सचेंज होती है, वो मार्केट कहता है आपका सेकेंडरी मार्केट। सपोज करो अगर मेरे को अभी रिलायंस का आज शेयर लेना है, तो अभी रिलायंस का तो मैं प्राइमरी मार्केट से तो शेयर ले नहीं पाऊंगा, बिकॉज अभी रिलायंस शेयर्स इशू नहीं कर रहा है। तो मेरे को अगर शेयर लेना होगा तो मैं सेकेंडरी मार्केट से लूंगा। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट और दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी की चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपको समझने के लिए। तो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ सारा। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मार्केट? फर्स्ट मार्केट इज अ मनी मार्केट where the security term is less than 1 year or equal to 1 year. Okay, then the second market is the capital market. Capital market जो long term के लिए ले सकते हैं, more than 1 year अगर कोई security या कोई loan या कोई चीज हम लेते हैं from the public or from the financial institutions, then it will be considered as a capital market. In capital market there will be a two leg. First is the financial market, or you can say the bank, NBFC or any other financial institutions who gives you loan or some amount of money more than 1 year, that will be termed as a financial market. Second leg is a securities market, where the security will be issued to the public for raising money from the public. Okay, in security market there will be a two primary source of market. First is primary market. प्राइमरी मार्केट में आपका क्या आ जाता है, आईपीओ आ जाएगा और एफपीओ आ जाएगा। आईपीओ क्या होगा? व्हेन आप पहली बार पब्लिक को कुछ नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करते हो, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगा। उसके बाद अगर बार बार आप इश्यू करते हो, दैट विल बी कंसिडर्ड फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। दूसरा लगे आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जब आईपीओ और एफपीओ हो जाता है, तो नंबर ऑफ शेयर सिक्योरिटी जब वहां पर ट्रेड करती है सेकेंडरी मार्केट में, तब जहां पब्लिक एक दूसरे से वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कर सकते हैं, देन इट विल बी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मेन पर्पस क्या होता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी की मैं क्यों बोल रहा हूँ? लिक्विडिटी मतलब सपोज करो आज मैंने रिलायंस का शेयर्स खरीदा था आईपीओ में, अब मेरे को उसको बेचना है। वो मैं ऐसे डायरेक्ट रिलायंस को तो बेच नहीं सकता, मेरे को बेचना है तो मेरे को दूसरे पार्टिसिपेंट को बेच सकता हूँ, तो वो मैं जाके सेकेंडरी मार्केट में बेचूंगा। तो इससे मेरी लिक्विडिटी, ताकि मैं शेयर्स को कन्वर्ट करके मेरे पैसे वापस ले लूँ, इट विल बी टर्म एज अ लिक्विडिटी। तो वो मेरे से लिक्विडिटी बढ़ जाता है। So this is a basic term of this is a basic terminology or the basic structure for the securities market. Now we go to the module. हाँ, so the basic module में क्या लिखा है? हाँ, that is introduction. So the management of public issue involves coordination of activities, cooperation of number of agencies such as issuer, underwriter, broker, registrar, solicitor. सो इसमें क्या है कि जो एक पब्लिक इशू जब कोई कंपनी आईपीओ लाता है या कोई पब्लिक इशू लाता है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। लाइक आपका अंडरराइटर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, रजिस्ट्रार इशू होते हैं, लीगल एडवाइजर्स होते हैं, आपके पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट एजेंट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं। दीज आर द पार्टीज, यू कैन से कि दे विल बी द पार्टीज टू द इशू। इसके बिना कोई भी पब्लिक इशू हो नहीं पाता। अब द होल प्रोसेस ऑफ इशू डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। तो हमारे जो अब क्या होता है, जब कोई भी इशू होता है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई भी इशू होता है तो उसमें क्या होता है ना, प्री इशू एक्टिविटीज होती हैं और एक होता है पोस्ट इशू एक्टिविटीज। अब प्री इशू एक्टिविटीज में क्या होगा कि जो इशू लाने से पहले, सपोज करो मैं आज मेरे को 1000 करोड़ का इशू लाना है, 1000 करोड़, और दैट नंबर ऑफ शेयर्स आई हैव टू आई विल बी इशूइंग इन पब्लिक। सो मेरे को इतना लाना है, तो उसके जो पहले की एक्टिविटीज होंगी, पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले, कि जो भी पहले की एक्टिविटीज होंगी वो कंसिडर होंगी प्री इशू एक्टिविटी। और जब आपका पब्लिक सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा या उसका जो डेट्स है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद की जो एक्टिविटीज होती है लाइक अलॉटमेंट,
आपने नंबर ऑफ शेयर्स करे, उसके बाद वो कुछ स्टॉक एक्सचेंज में इंटीमेशन करना या फिर उस पैसों का कैसे यूज करके उसके रिपोर्ट देना सीबी को, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ पोस्ट इशू एक्टिविटी. ठीक है. So this kind of bifurcation between pre-issue and post-issue activities. Now we will again go to that also. Third line is all activities beginning with the planning of the capital till issue the opening of subscription list are the pre-issue activity. जो मैंने आपको बोला था opening of the subscription जो भी होता है उसके पहले pre-issue activities होती है. While all activities subsequent to the opening of subscription may be called as a post-issue activity. Okay. Now we will come to that genesis, how the ICDR came at the first place. There were various regulations, rules, guidelines were earlier before ICDR came in 2018. So उसका एक बार देख लेते हैं. First, India, मैं आपको 2 मिनट पर लिख लेता हूँ. India issued a merit-based regime control of capital to disclosure-based regime under the CBI. Okay, so merit-based regime to disclosure-based regime में क्या होता है कि merit-based means a principle-based regime. Principle-based मतलब आप कोई इशू ला रहे हो तो वो आप देखो कि this will be a right thing. मतलब अगर आज मैं इशू लेके आ रहा हूँ, रिलायंस कोई इशू लेके आ रहा है तो रिलायंस खुद ब खुद देखेगा और स्टॉक एक्सचेंज देखेगी कि वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है. नाउ इट शिफ्ट टू द डिस्क्लोजर बेस्ड रिजीम. डिस्क्लोजर मतलब पब्लिक को भी इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने. नाउ द डिस्क्लोजर विल बी बेस्ड ऑन पब्लिक. पहले क्या होता था कि रिलायंस स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करेगा या सीबी को इंटीमेट करेगा, जो पहले था कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्ट के अंदर, और वो दोनों डिसाइड करेंगे व्हाट इज द. नाउ द जो डिस्क्लोजर बेस्ड रेजिम है पब्लिक भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है. अंडर द कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू जो सीसीआई बोलते हैं, इशू साइज एंड प्राइस वर अप्रूव्ड बाय सीसीआई आफ्टर एग्जामिनिंग द वेरियस पैरामीटर एंड रेशियोज. जो कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू, जो कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्ट था उसके अंदर कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू जो सीसीआई था वो पहले इशू साइज और प्राइस वो अप्रूव करता था. With the repeal of Capital Issue Controller Act 1947, all the guideline notification circular issued by the Office of the Controller of Capital become defunct. The SEBI was given the mandate to regulate issuance of securities, namely the Guidelines for Disclosure and Investor Protection 1992. क्या हुआ 1992 में जब सेबी का बॉर्न हुआ तो उसको जो इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी और रेगुलेट द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी उसका पावर दिया गया. और वो पावर के अंडर उन्होंने जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 1992, उसके वो उन्होंने स्टैब्लिश किया एंड दे विल रेगुलेट इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी बाय वे ऑफ दिस गाइडलाइन. ओके. लेटर द सेबी इशूड अ कंपेंडियम containing consolidated guidelines, circulars, instructions related to issue of capital effective from January 27, 2000. तो उसके बाद उन्होंने एक कंपेंडियम इशू किया जिसमें वो कंसोलिडेटेड गाइडलाइन, सर्कुलर, व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शंस उन्होंने जो कंपनीज को दिए थे वो कंसोलिडेट करके एक लाइक अ कोड और बुक बना के उन्होंने इशू कर दिया. उसके बाद द कंपेंडियम टाइटल दैट इज सेबी डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस रिप्लेस द ओरिजिनल गाइडलाइन 92. जो कंपेंडियम था उसको टाइटल क्या किया उन्होंने, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2000 का उन्होंने नाम दिया. और उसने जो पहले की गाइडलाइन थी जो इशू जून 1992 और उनको उसको डिफंड कर दिया. On August 26, 2009, the SEBI rescinded the SEBI DIP मतलब Disclosure and Investor Protection Guideline and notified the ICDR requirement 2009. So यहाँ से जो ICDR का जो जन्म है यहाँ 2009 से जन्म है. उसके फिर to align the provision of ICDR regulation with the Companies Act and allied regulations, SEBI issued a consulting paper detailing the suggestive changes under the various fundraising options by the listed issuer. Between 2009 till date, numerous amendments has been made to the ICDR regulations. तो उसके बाद जो भी align with the Companies Act and various issue और consulting paper issue किए सेबी ने, even though till date तक वो issue कर रहा है, because the market is changing, तो regulation को भी उस हिसाब से change होना पड़ेगा. Different types of offering to raise fund in the primary market have been introduced.
सो क्या हुआ था पहले आपका आईपीओ और एफपीओ थे, उसके बाद आपका ऑफर फॉर सेल आया, उसके बाद राइट इशू आया, अभी नया इनोवेटर प्लेटफॉर्म। तो जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट की नीड चेंज हो रही है, सेबी उस हिसाब से रेगुलेशंस को अमेंड कर रहा है और न्यू न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। Further, there have been changes in the market practices and in regulatory environment over a period of time. जैसे मैंने आपको बोला, जो मार्केट प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, इस हिसाब से वो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को भी चेंज होना पड़ेगा। A need was thus felt to review and realign the ICDR regulations with these development and to ensure that they reflect the best practice adopted globally. तो ऑन द बेसिस द सेबी को क्या लगा, उसको रिव्यू करना चाहिए और रियलाइन को आईसीडीआर रेगुलेशन को रियलाइन करना चाहिए विद द न्यू डेवलपमेंट। In view of the same, SEBI constituted the issue of ICDR Requirement Committee under the chairman of Shri Prithvi Haldia in June 2017 to review the ICDR with the following object. So on the basis, उन्होंने एक कमेटी को बिठाया, उनके जो चेयरमैनशिप थे वो श्री पृथ्वी हाल्डिया in June 2017 to review the ICDR resolution. उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट ऑल सिंप्लीफाई द लैंग्वेज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. Second, incorporate changes, new requirements which have occurred due to change in the market practices and regulatory environment. Third is to make the regulations more readable and easier to understand. So, उनके जो जब उन्होंने चेयरमैन कमेटी बिठाई, उनके 3 ऑब्जेक्टिव थे. फर्स्ट, सिंप्लीफाई द लैंग्वेज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. सेकंड, जो मार्केट प्रैक्टिसेस हैं उसके लाभ से कौन से चेंजेस रिक्वायर्ड है. थर्ड चीज, जो रेगुलेशंस हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और मोर रीडेबल होना चाहिए. उसके बाद अब आईसीडीआर कमेटी के सजेशंस क्या थे? द आईसीडीआर कमेटी suggested certain policy changes. These suggestions were also taken to the primary market advisory committee of the SEBI, which comprises of eminent representatives from the Ministry of Finance, industry, market participant, accreditation, the Institute of ICSI. Okay. तो जो आईसीडीआर कमेटी के जो चेंजेस थे वो पहले तो गए प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी में, जहां पर सबके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लाइक व्हाट इज वी रेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मार्केट पार्टिसिपेंट, एकेडमिशियंस, ICI, ICSI. The recommendation of primary market advisory committee were incorporated in the draft of the proposed ICDR regulation. In addition to the public consultation, the draft regulation along with the key policy were also forwarded to the Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, the RBI. The provision of the Companies Act 1957 were applicable. Companies Act 2000, the SEBI, Companies Act, SEBI, SAST regulations 2000, the SEBI share-based employee benefit regulations have been suitably incorporated. So after public consultations, after taking various comments from the various ministries, corporate affairs, RBI, and including the provisions of the Companies Act, say substantial acquisition, substantial takeover, that is SCST regulation 2011, जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, and SEBI share-based employee benefit regulations have suitably incorporated. ये सब जो regulations है आपका SCST share-based employee benefit regulations, ये हम बाद में पढ़ेंगे. अब ये तो हो गया बैकग्राउंड ऑफ आईसीडीआर कि कैसे, पहले तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट्स. सेकंड पढ़ा हम लोगों ने आईसीडीआर कैसे आया, या सेबी का जो इन्वॉल्वमेंट वो कहाँ से आया, 1992 से आया, जहाँ पे पहले उन्होंने गाइडलाइन बनाई, फिर 2000 में उन्होंने एक कॉम्पेडियम इशू किया, उसके बाद 2009 में हम लोगों ने पहला आईसीडीआर जो है वो आया. उसके बाद भी उनके कंसल्टेशन पेपर और अमेंडमेंट्स वेरियस आए जो 2015 या 16 तक चलते रहे. उसके बाद जून 2017 में उन्होंने कमेटी बिठाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री पृथ्वी हाल्दिया. उसके बाद उन्होंने कुछ सजेशन दिया जो प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के पास गया, जहां पर सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ICI, ICSI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट. उसके बाद उन्होंने जो कमेंट दिया उसके बाद कंसल्टेशन करके ICDR 2018 इफेक्टिव हुआ 16th डे ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, दैट इज 11th of September 2018 को वो पहला ICDR 2018 लॉन्च हुआ. अब ICDR में कितने सारे चैप्टर हैं? चैप्टर आपका 12 तक चैप्टर्स हैं. तो पहला है प्रिलिमिनरी, दूसरा IPO, तीसरा राइट इशू, फर्दर पब्लिक ऑफर, पोटेंशियल इशू, QIPs, IDR, राइट इशू ऑफ IDR, IPO बाय SMEs, इनोवेटर ग्रोथ, बोनस इशू. ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर एक अलग अलग इशू को डेडिकेटेड किया है. प्रीलिमिनरी में आपका बेसिक पार्ट डेफिनेशंस कवर हो जाता है. IPO में आपका पूरा का पूरा IPO से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो कवर हो जाते हैं. फिर राइट IPO इंक्लूड ऑफर फॉर सेल, इंक्लूड ऑफर फॉर सेल, ये मैं आपको बताऊंगा.
ऑफर फॉर सेल क्या होता है। उसके बाद राइट इशू का पूरा कवर, राइट इशू में पूरा कवर हो जाता है। फॉर द पब्लिक ऑफर में पूरा जो एफपीओ के जो प्रोविजंस होते हैं पूरे कवर हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ इशूज, उसके लिए अलग अलग चैप्टर इन्होंने कर दिया। अब आते हैं हम टाइप ऑफ इशू। अब आईसीटीआर में आए हैं तो कितने टाइप ऑफ इश्यूज हो सकते हैं, मतलब कितने टाइप से हम सिक्योरिटीज को पब्लिक तक इशू कर सकते हैं। तो दैट विल बी काइंड ऑफ टाइप ऑफ इशू। So, primary market deals with the sources which are issued to the public for the first time. जो मैंने आपको समझाया है, जो प्राइमरी मार्केट में जो आईपीओ और एफपीओ का है वो फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए इशू करते हैं। Primary market provides an opportunity to the issuer of security, government as well as corporate to raise financial resources to meet requirement of investment and discharge their obligation. तो प्राइमरी मार्केट आपके जो इशूअर है, गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट्स हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटी देती है कि वो फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब मनी टू मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन। जो उनको अपॉर्चुनिटी देती है कि वो मनी पब्लिक से रेज कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लाइक बिजनेस एक्सपेंशन या बिजनेस का कोई लोन चुकाना हो या फिर अदर ऑब्जेक्टिव्स और तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कॉर्पोरेट के होते हैं। द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इशू इन द कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में ये टाइप्स के इश्यूज होते हैं। फर्स्ट इज आईपीओ। इट मीन्स एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अब क्या है, पहले हम वो पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी आईसीटीआर में आया हूँ, जो बेसिक रेगुलेशन है सेबी का। तो इसमें मैंने पहले आपको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एस हाँ। So what is specified securities? Specified security means equity shares or convertible security. तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जहाँ भी इस आईसीडीआर रेगुलेशन में यूज हो उसका मतलब एक ही है, या तो वो इक्विटी शेयर्स हो या फिर कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर फॉर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। सपोज करो कन्वर्टेबल, सपोज का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने आज डिबेंचर्स इशू किए, डिबेंचर्स। उस डिबेंचर्स के कंडीशन में लिखा था कि डिबेंचर्स 3 इयर्स बाद कन्वर्टेबल हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में। और ये डिबेंचर्स मैंने जो इन्वेस्टर्स थे जिससे मेरे को पैसा रेज करना था, मैंने उसको इशू कर दिया। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके पास ऑप्शन था कि दैट वो कन्वर्ट, जो इक्विटी शेयर्स में है वो डिबेंचर्स वो कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज अ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। मतलब एक सिक्योरिटी से दूसरी सिक्योरिटी पे कन्वर्ट होना, दैट इज कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। मतलब लेकिन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का जो मेन पर्पस है कि जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, जो एंड सिक्योरिटी है, वो इक्विटी शेयर ही होना चाहिए। दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। ओके, नाउ वी विल गो टू अगेन इस मॉड्यूल में, कैपिटल मार्केट के मॉड्यूल में। हाँ, तो इट मीन्स एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाय एन अनलिस्टेड इशूअर, वो अनलिस्टेड इशूअर होना चाहिए to the public for subscription and includes an offer for sale of specified security to the public by an existing holder of such security in an unlisted issuer। मतलब आईपीओ में दो चीज हो सकती है, या तो आप न्यू शेयर्स इशू करो या तो फिर ऑफर फॉर सेल करो। अब ऑफर फॉर सेल में आपको समझाता हूँ क्या टर्म होता है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो OFS क्या होता है, पहले न्यू शेयर्स देखते हैं। न्यू शेयर्स मतलब आप जब कुछ न्यू शेयर्स, मतलब जैसे आपका सपोज करो ऑथराइज कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल होता है, जहाँ से आप न्यू शेयर इशू कर रहे हैं। सपोज करो मैंने 1000 न्यू शेयर्स इशू कर रहा हूँ मैं पब्लिक में, तो ये होता है आपका आईपीओ। और ऑफर फॉर सेल कब होता है? ऑफर फॉर सेल में क्या होता है ना, सपोज करो ए है, बी है, सी है और डी है।
दीज आर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब इनके पास कुछ ना कुछ शेयर्स कंपनी के हैं। ओके, इसके पास है 10 शेयर, इसके पास है 10 शेयर, इसके पास 10 शेयर और इसके पास 10 शेयर, तो कंपनी के पास 40 शेयर है। ओके, अभी उनका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उनके पास ए के पास 10 शेयर है, बी के पास शेयर 10 शेयर है, सी के पास 10 शेयर है और डी के पास 10 शेयर। अब इनको क्या करना है ना, अब इनको या तो कुछ नंबर ऑफ शेयर्स बेचने हैं। अब ये बेच तो सकते नहीं है क्योंकि अभी तक ये लिस्टेड हुए नहीं है, तो इनके पास जो इक्विटी शेयर, जो उनके पास लिक्विडिटी है वो हो नहीं सकते। या तो ए बी को बेच सकता है, लेकिन बी अभी बोल रहा है कि मेरे को नहीं चाहिए, बी सी को बोल सकता है या सी डी को बेच सकता है। ओके, तो क्या करते हैं ना, ये बोलते हैं कि हम ऑफर फॉर सेल करेंगे, ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक। ऑफर फॉर सेल में क्या होगा ना, सपोज करो ए ने बोला कि मैं 5 शेयर बेचूंगा पब्लिक को, बी ने बोला 5 शेयर मैं पब्लिक को बेचूंगा, सी को पब्लिक को 5 शेयर बेचूंगा और डी पब्लिक को। तो दिस इज नॉट अ न्यू शेयर्स बट दिस इज अ एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हम पब्लिक को सॉलिसिट करने वाले हैं। तो सपोज करो आपका जो अब इश्यू साइज हो जाएगा वो 20 शेयर्स का हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा ना, पब्लिक सपोज करो 1 2 3, ये पब्लिक शेयर होल्डर है, इन्होंने ए ने 1 ने सपोज करो 10 शेयर खरीदे, बी ने 2 ने 5 ले लिया और 3 ने 5 ले लिया, तो आपका इशू ऑफ शेयर जो 20 शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब होगा। अब जो इनका पैसा है वो आपके ए को मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा और सी को मिल जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ ऑफर फॉर सेल इज वर्किंग इन द सिक्योरिटी मार्केट। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे जोमेटो का इशू आया, जोमेटो या फिर कोई सपोज पेटीएम, ये क्या होता है ना, इसमें ना इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो पहले के जो दीज आर द स्टार्टअप, जो पहले स्टार्टअप्स होता था, इसमें कोई ना कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करता था। प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, जो फॉरेनर्स बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी में, जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है और उनसे इक्विटी ले लेते हैं। तो सपोज करो प्राइवेट पी ने जोमेटो में 1000 करोड़ इन्वेस्ट की, उसके बदले में इसको जोमेटो की सपोज करो 5000 शेयर्स मिल गए। अब प्राइवेट इक्विटी क्या होता है ना, कि प्राइवेट इक्विटी जब तक वेट करता है कि जोमेटो या पेटीएम थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके बाद वो एग्जिट कर देता है। प्राइवेट इक्विटी का कभी भी मोटिव ये नहीं होता कि वो बिजनेस में रहे उस। तो सपोज करो जोमेटो ने आईपीओ 2021 में लाया था या 2022 में लाया था। ओके, तो उसमें क्या था ना, आपका ऑफर फॉर सेल था। तो क्या हो रहा है, जो प्राइवेट इक्विटी के जो 5000 शेयर्स थे, उन्होंने ऑफर फॉर सेल में ले आए 5000, उन्होंने पब्लिक को दे दिए, पब्लिक को, और वो उन्होंने जोमेटो से एग्जिट कर दिया। तो जोमेटो का कहानी बताओ क्या है, जोमेटो में जो भी प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स अब प्राइवेट इक्विटी में प्रमोटर्स हो सकता है बिकॉज उन्होंने इनिशियल में इन्वेस्ट किया था, या फिर और भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो उन्होंने अपने शेयर्स बेच के निकल गए जोमेटो से। अब जोमेटो में कोई भी प्रमोटर नहीं है, तो दिस इज काइंड ऑफ ऑफर फॉर सेल। उन्होंने अपने जो भी शेयर्स थे वो डंप किए पब्लिक में, पब्लिक ने खरीदे और वो लोगों ने वो पैसे लेके एग्जिट हो गए। तो दिस इज काइंड ऑफ ऑफर फॉर सेल वर्किंग इन द करंट एनवायरमेंट। तो आज भी जो भी आपके स्टार्टअप्स है, लाइक जोमेटो हुआ, पेटीएम हुआ, या फिर आपका कोई भी जो स्टार्टअप है, लाइक फ्लिपकार्ट में भी था, उसके बाद जो भी अभी कौन सा आ रहा था, मामा अर्थ का आ रहा है आईपीओ। तो ऐसे करके ये लोग जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्जिट करते हैं, और दिस इज विल बी द मतलब ये एग्जिट रूट भी बोल सकते हैं, ऑफर फॉर सेल एग्जिट रूट भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये जो पीई इन्वेस्टर्स होते हैं, इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका एग्जिट रूट हो जाता है। अब क्या होता है कि ऑफर फॉर सेल और पब्लिक इशू दोनों भी साथ आ सकते हैं। तो सपोज करो ऑफर फॉर सेल और न्यू शेयर्स, ये दोनों भी साथ में आ सकते हैं। सपोज करो 5000 का मेरा ऑफर, 5000 शेयर्स मेरे ऑफर फॉर सेल में और न्यू शेयर में 5000 निकले, तो ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, ये होता भी है आज के उसमें। तो दिस इज कॉल्ड अ ऑफर फॉर सेल आपका न्यू शेयर का डिफरेंस। अब वापस जाते हैं हम अपने उसमें। तो अब आपको ऑफर फॉर सेल समझ में आ गया होगा और न्यू शेयर्स का। In order to qualify as an IPO, the offer of security must be an unlisted issuer company, and such an issue shall be made to the public, not to the existing shareholder of the unlisted company. तो IPO कहलाने के लिए आपको जो नंबर ऑफ, पहले तो आप अनलिस्टेड इशूअर कंपनी होना चाहिए। अब इशूअर क्या होता है,
आपको इश्यूअर की भी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। हाँ, सो इश्यूअर मीन्स अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट ऑथराइज टू इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। यहाँ भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का नाम है। जहाँ जहाँ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का अगर नाम आए वहाँ समझ लो इक्विटी शेयर्स है या तो कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो थोड़े टाइम बाद इक्विटी शेयर्स में आने वाली। अंडर द रेलिवेंट लॉज हु स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आर बीइंग इशूड और ऑफर फॉर सेल इन अकॉर्डिंग विद द न्यू रेगुलेशंस। तो इशू मतलब कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू कर रहा है या तो फिर वो इशू कर रहा है या ऑफर फॉर सेल कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन। तो अनलिस्टेड इश्यूर होना चाहिए, मतलब उसकी लिस्ट सिक्योरिटी कहीं लिस्ट नहीं होनी चाहिए, उन्होंने पहली बार पब्लिक ऑफर कर रहा हो तब वो आईपीओ में हो सकता है। आईपीओ में दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो नई सिक्योरिटी इशू कर रहा है या ऑफर फॉर सेल कर रहा है या तो फिर बोथ कर रहा है। तो इट्स कॉल्ड आईपीओ। एफयू में मीन्स एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय अ लिस्टेड इशूअर कंपनी। अब लिस्टेड इशूअर कंपनी क्यों हो गया है? क्योंकि उसने आईपीओ ऑलरेडी कर चुका है, मतलब वो लिस्ट हो चुका है। नाउ टर्मिनोलॉजी विल चेंज टू unlisted to listed, okay, to the public for subscription. In other words, another issue of other than its existing holder or to a select group of person by the is another issue to the public other than existing shareholders or to a selected group of person। मतलब अगर सपोज करो उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स इशू करे तो वो एफईओ में नहीं आएगा। एफईओ मतलब पब्लिक को जाना चाहिए, और अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है वो भी कंसिडर नहीं होगा एफपीओ में। पब्लिक मतलब पब्लिक इन लार्ज, मतलब अगर इंडिया में है तो 1.3 करोड़ को वो ऑफर जाना चाहिए, तभी वो पब्लिक ऑफर कहलाएगा। ओके, अब राइट इशू देखते हैं। राइट इशू में क्या होता है? राइट इशू ऑफ सिक्योरिटी कैन इशू ऑफ स्पेसिफाइड बाय कंपनी टू एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन अ रिकॉर्ड डेट और अ पर्टिकुलर पीरियड में इशू। हम थोड़ा बाद में इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो राइट इशू में ये होगा कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है आप उनको अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करते हो तो वो होगा राइट इशू के अंदर। उसके बाद आएगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इट रिफर्स टू एन इशू वेयर द लिस्टेड इशूअर, ये भी लिस्टेड इशूअर होगा, शेयर्स ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। द इशू इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द वेरियस प्रोविजंस। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? प्रेफरेंशियल मतलब कुछ प्रेफरेंस क्रिएट करना, उसके नाम में ही काम छुपा है। प्रेफरेंशियल अलॉट मतलब प्रेफरेंस क्रिएट करना। मतलब सपोज करो मेरा एक कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसमें 20-25 पीपल्स है, मेरे को उसको कुछ सिक्योरिटीज इशू करनी है, दैट विल बी टर्म्ड एज अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। मतलब उनको मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ ओवर एंड अप पब्लिक, और वो सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को मैं सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ, तो उसको होता है प्रेफरेंशियल। अब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पेमेंट, मतलब QIP इट इज रिलेटेड टू इशू बाय लिस्टेड टू ओनली क्वालिफाइड बायर्स। अब क्या होता है ना, एक टर्मिनोलॉजी है QIB जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो अगर मैं कुछ सिक्योरिटी इशू करता हूँ सिर्फ QIB को इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 6 ऑफ ABIT है, तो वो मेरा QIP बोलेंगे। उसके बाद है बोनस इशू। बोनस इशू आपको पता ही होगा शायद। तो बोनस इशू ऑफ शेयर्स मीन एडिशनल शेयर इशू बाय कंपनी टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू रिवॉर्ड देयर लॉयल्टी एंड अपॉर्चुनिटी टू एनरिच योर शेयर होल्डर वेल्थ। द बोनस शेयर्स आर इशूड विदाउट एनी कॉस्ट टू द कंपनी बट कैपिटलाइज अवेलेबल रिजर्व। तो बोनस इशू हम एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देंगे, पब्लिक शेयर होल्डर को दे नहीं सकते बिकॉज इट्स अ बोनस इशू। पहले कि उनके पास कुछ शेयर्स होने पर चाहिए, उसके बाद हम उनको वो शेयर्स दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? रिवॉर्ड देयर लॉयल्टी और अपॉर्चुनिटी ऑफ एनहेंस द शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो अगर ऐसा कोई भी टर्मोलॉजी आए, सपोज करो आपको कोई भी क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब आईपीओ फॉर द एफपीओ, राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, QIP या फिर टाइप्स ऑफ इशू, तो आप अगर इतना सा भी डिफाइन कर दोगे उन इशू को तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, जैसे सपोज करो वो आप याद रखना, लाइक इसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि रिवॉर्ड देयर लॉयल्टी, ओके, फिर अपॉर्चुनिटी टू एनहेंस देयर शेयर होल्डर वेल्थ। तो दीज आर द काइंड ऑफ क्रिटिकल वर्ड जो आपको एक बार लिखना ही पड़ेंगे। उसके बाद कैसे कर सकते हैं? कैपिटलाइजिंग द अवेलेबल रिजर्व, जो उनके पास रिजर्व्स होंगे उनको कैपिटलाइज करके करेंगे। अब QIP में कौन सा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ओके, चैप्टर अगर याद रख सको तो चैप्टर 6 हो सकता है अगर रख सको। प्रेफरेंशियल नोट में क्या लिखेंगे? पहले तो आपका लिस्टेड इशूअर होना चाहिए, शेयर्स ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी
और सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, ये थोड़ा क्रिटिकल वर्ड है। राइट इशू में क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होना चाहिए और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होना चाहिए। रिकॉर्ड डेट और प्रीडेटेबल रेशियो हम बाद में एक बार समझेंगे। एफपीओ में क्या होगा, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होगा, लिस्टेड इशूअर कंपनी होगा और आधा दिन क्या होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं देना है उनको, और सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को भी नहीं देना है। आईपीओ में क्या होगा, आईपीओ में स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होगा, अनलिस्टेड इशूअर होगा, आपके जो होता है पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और ऑफर फॉर सेल दोनों होगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं करना है। उसके बाद दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स, तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दिस इज अ चार्ट, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1 था इस चैप्टर का। इसके आगे हम थोड़ी सी और डेफिनेशंस और अदर प्रोविजंस पढ़ेंगे। हम पहले स्टार्ट करेंगे आईपीओ से। तो आज के लिए इतना ही। तो ये आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो या मेरी अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस।